स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा में। आज का जो सब्जेक्ट है वो है शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान। जैसा कि जो भी आयुर्वेद के जो स्टूडेंट है, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, फार्मेसी के स्टूडेंट हो या उपचारिका हो, जीएनएम के स्टूडेंट हो, तो उन्हें पता है कि उनका जो सब्जेक्ट है शरीर रचना और क्रिया विज्ञान भी है। तो शरीर रचना और क्रिया विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो जैसा कि मैंने सब्जेक्ट बता दिया, आज का जो सब्जेक्ट है वो है शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है शरीर रचना और क्रिया विज्ञान। और इसका जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आज जो आप पढ़ने वाले हैं वो जो सेल है, हिंदी में इसको हम कोशिका बोलते हैं। तो आज जानेंगे कि कोशिका है क्या। आज इस टॉपिक के माध्यम से जानेंगे कोशिका है क्या, इसमें कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं, कैसे इनकी संरचना होती है, क्या कार्य होता है, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप मैं आप सबको बताने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि जो भी चीजें बताई जा रही हैं आप अच्छे से उसको समझ सके। तो जो कोशिका है, सबसे पहले तो जान लेते हैं कोशिका है क्या। अगर कोशिका की अगर परिभाषा बोले तो कोशिका को अगर समझना है तो इस तरह से समझ सकते हैं, जीवित जीव के शरीर की सबसे जो सूक्ष्मतम जो इकाई होती है, सबसे छोटी जो इकाई होती है, उसे ही हम कोशिका कहते हैं। या यूं कह सकते हैं कि कोशिका जीव द्रव्य का एक छोटा सा खंड होता है जो कोशिका भित्ति से घिरा होता है, जिसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। कोशिका जीवन की एक इकाई है। तो सिंपली अगर एक वाक्य में आप बोलेंगे तो कह सकते हैं कोशिका जीवन की इकाई है या सूक्ष्मतम इकाई है, मतलब कि सबसे छोटी इकाई है जो कि सेल होता है। अब जान लेते हैं कि कोशिका के अवयव कौन कौन से हैं, कोशिका में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि सेल में पाए जाते हैं। तो देखते हैं कि कोशिका के कौन कौन से अवयव हैं। कोशिका के अवयव जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ सेल इंग्लिश में बोलेंगे। तो सबसे पहला जो अवयव है उसको हम सेल वॉल कहते हैं। पहला जो अवयव है उसको हम कहते हैं सेल वॉल, और हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। तो पहला जो अवयव है उसको हम कोशिका भित्ति कहेंगे या सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल जो है एक 3D संरचना है जिसको हम त्रिस्तरीय संरचना कह सकते हैं। और यह जो संरचना है यह प्रोटीन और फैट से बनी होती है। अगर सिंपली अगर कहेंगे तो यह 3D स्ट्रक्चर है। 3D स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटीन और फैट से बना होता है। प्रोटीन और फैट से बना होता है सेल का, ये सेल वॉल में पाया जाता है। ये सेल वॉल जो है सेल का जो अवयव है, सेल का जो पार्ट है वो है सेल वॉल। यह एक 3D स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटीन और फैट से बना होता है। और जो इसकी मोटाई होती है, इस सेल वॉल की जो मोटाई होती है 70 एंगस्ट्रॉन तक होती है। 70 एंगस्ट्रॉन इसकी मोटाई होती है सेल वॉल की। और सेल वॉल का मुख्य कार्य होता है कि सेल के अंदर जो भी जीवक द्रव्य पाया जाता है, जो कि सेल के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनकी सुरक्षा ये करता है, जो कि इसका मुख्य कार्य है। सेल वॉल जो है जीवक द्रव्यों की, जो भी जीवक द्रव्य जो सेल में पाए जाते हैं उनकी सुरक्षा करने का काम इसका होता है। और जो भी सेल के कार्य हो जाने के बाद से जो भी अनुपयोगी पदार्थ हैं, जो भी पदार्थ ऐसे हैं जब सेल का कार्य हो गया उनका उपयोग नहीं है सेल में, तो इन्हीं कोशिका भित्ति के द्वारा उनका उत्सर्जन भी कर दिया जाता है, उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। जो अवयव है वो हो गया सेल वॉल। दूसरा है न्यूक्लियस, जिसको हम केंद्रक बोलेंगे। केंद्रक, तो केंद्रक का क्या कार्य है?
और यह कहां पाया जाता है? तो केंद्रक अगर बोले तो कोशिका के मध्य में स्थित सबसे बड़ी संरचना है। केंद्रक कोशिका के मध्य में स्थित सबसे बड़ी संरचना है और इसके चारों तरफ एक भित्ति पाई जाती है जिसको केंद्रक कला कहते हैं या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं या केंद्रक कला बोला जाएगा इसको, केंद्रक कला। तो मतलब यह जो सेल वाल की जो सब सेल वाल के भीतर पाई जाने वाली सबसे बड़ी संरचना है और इसके चारों तरफ एक केंद्रक कला होता है जो कि इसको चारों तरफ से घेरे रहता है और इसके दो प्रमुख भाग होते हैं। जो न्यूक्लियस है उसके दो प्रमुख भाग होते हैं। पहला जो होता है उसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, न्यूक्लियोलस, और दूसरा जो भाग होता है उसको क्रोमेटिन कहते हैं, क्रोमेटिन। तो पहला भाग न्यूक्लियोलस और दूसरा भाग क्या है? क्रोमेटिन। तो न्यूक्लियोलस जिसको उपकेंद्रक बोला जाता है, इसको हिंदी में हम कहते हैं उपकेंद्रक, उपकेंद्रक, इसको हिंदी में उपकेंद्रक कहा जाता है। क्रोमेटिन को हिंदी में क्रोमेटिन ही कहते हैं। तो केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला यह जो संरचना है, न्यूक्लियोलस की अगर बात करें तो यह केंद्रक के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और यह छल्लेनुमा स्ट्रक्चर है। इस तरह की संरचना इसकी होती है, छल्लेदार संरचना होती है। ये केंद्रक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। अगर क्रोमेटिन की बात करें तो क्रोमेटिन भी एक तार के धागे जैसी संरचना है। जब सेल डिवीजन होता है, जब कोशिका का विभाजन होता है तो यह जो धागे नुमा संरचना है यह पूरी तरह से संघनित हो जाती है, पूरी तरह से संघनित होकर के खत्म हो जाती है और क्रोमोसोम बना लेता है, क्रोमोसोम्स। तो याद रखिएगा, जब सेल डिवीजन होता है तो उस समय क्रोमेटिन की जो धागे जैसी संरचना है वो पूरी तरह से संघनित हो जाती है और क्रोमोसोम की संरचना का निर्माण होता है। जैसे क्रोमोसोम आपको पहले से पता होगा जिसको हम गुणसूत्र बोलते हैं, और जो हमारे पेरेंट्स के जो भी इंटरनली जो एक्टिविटी है, जो गुण होते हैं उनके शरीर से हमारे शरीर में क्रोमोसोम के द्वारा ही आते हैं। तो उन्हीं क्रोमोसोम की संरचना को क्रोमेटिन करता है जब कोशिका का विभाजन होता है। उसी के क्रम में अगर नेक्स्ट जो देखेंगे, कोशिका के अवयव में दो आपने अवयव पढ़ लिए। पहला सेल वाल जिसको कोशिका भित्ति बोली गई है और दूसरा जिसको न्यूक्लियस बोला, जिसको केंद्रक बताया, उसके पार्ट भी मैंने बता दिया। अब तीसरा है जिसको हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म, इंग्लिश में इसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे, कोशिका द्रव्य। ये इसका क्या कार्य होता है जान लेते हैं। तो कोशिका द्रव्य यह कोशिका भित्ति के अंदर पाया जाता है। कोशिका भित्ति, यह कोशिका भित्ति तथा केंद्रक के बीच स्थित होता है। कहां होता है ये? सेल वाल और न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में स्थित होता है क्या? जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर लिखने के लिए आए तो आप डायरेक्टली लिखेंगे या कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में स्थित होता है कौन? साइटोप्लाज्म, जिसको मैं सी से आपको दिखाया हूं, सी से यहाँ पे दिखा रहा हूं। तो कभी भी अगर आए कोशिका द्रव्य तो आप बताइएगा कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में साइटोप्लाज्म स्थित होता है जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। मतलब साइटोप्लाज्म की अगर बात करें इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो साइटोप्लाज्म में बस न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस, बस न्यूक्लियस को छोड़ करके साइटोप्लाज्म में जो और संरचनाएं पाई जा रही हैं, जितनी भी संरचनाएं, जो भी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं वो सभी साइटोप्लाज्म में होती हैं। जितनी भी संरचनाएं हैं वो साइटोप्लाज्म में होती हैं। अब इसी के क्रम में मैं आगे बताऊंगा साइटोप्लाज्म में कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, वो देख लेते हैं। साइटोप्लाज्म में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहली संरचना को हम ER कहते हैं, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहली जो संरचना है इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म में सबसे बड़ी संख्या में पाया जाता है, बहुतायत में पाया जाता है। बहुतायत, इसकी जो संख्या है यह बहुतायत में साइटोप्लाज्म होता है, मतलब कि सबसे ज्यादा
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म में होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, बहुतायत में पाया जाता है। इसके बाद से अगर दूसरी संरचना बोले तो पहला हो गया ईआर जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया, दूसरा है गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस। तो गोल्जी अपरेटस जो है ये भी कोशिका द्रव्य का एक हिस्सा है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, एक भाग है जो कि कप जैसी संरचना होती है। इसकी कप जैसी संरचना, इस तरह से आपको इसकी संरचना पाई जाएगी, इस तरह से आपको इसकी संरचना दिखेगी, कप जैसी संरचना आपको ये सेल में दिख जाएगी। तो इसलिए इसको हम गोल्जी अपरेटस बोलते हैं। तो गोल्जी अपरेटस की जो संरचना है, कप नुमा संरचना है, यह भी कोशिका द्रव्य का एक भाग है। तो प्लाज्म में जो तीसरा भाग पाया जाता है, तीसरा जैसे कि मैंने पहला बता दिया ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्जी अपरेटस, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इसलिए क्योंकि ऊर्जा को, जो शरीर में जो ऊर्जा निर्माण हो रही है और सेल को जिस एनर्जी की जरूरत है वो एनर्जी जो है ट्रांसफर माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। और इसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, विशेष तरह के एंजाइम तंत्र होते हैं जो भोज्य पदार्थ और ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और इस ऊर्जा का संश्लेषण एटीपी के रूप में हो जाता है, जिसको अमीनो ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। एटीपी के रूप में होता है जिसको अमीनो ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, एटीपी जिसको कहा जाता है। यह कोशिका द्वारा संपन्न की जाने वाली क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। पहले ही बता दिया मैंने कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, कोशिका द्वारा संपन्न की जाने वाली क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा को देता है। ये चीजें बताई जा रही है साइटोप्लाज्म में ही बताई जा रही है। पहला बताया गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्जी अपरेटस, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म का ही पार्ट है जिसको हम लाइसोसोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोला जाता है। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलने का मतलब ये, क्योंकि जो भी सेल में जो अनुपयोगी पदार्थ है या जो भी बैक्टीरिया है या जो भी कोशिकाओं ने जो भी भोज्य पदार्थ है जिनका भक्षण किया था और वो बच गया है, या कोई सेल है जो डेड हो गया, तो लाइसोसोम जो है इसको मौत की थैली या आत्महत्या की थैली बोला जाता है इसको, क्योंकि इसी में सारी चीजें जो भी अनुपयोगी हैं या जो भी सेल डेड हो गए हैं वो आकर के यहाँ पे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इसको आत्महत्या की थैली, कोशिकाओं के आत्महत्या की थैली बोला जाता है, जिसमें ये पूरी तरह से आकर के नष्ट हो जाते हैं। जो भी भक्षण किए गए हैं सेल द्वारा, जो भी चीजें भक्षण की गई हैं वो यहाँ पर आकर के नष्ट की जाती है, जिसको हम लाइसोसोम कहते हैं। नष्ट हो जाते हैं, लाइसोसोम में नष्ट हो जाते हैं। इसी के क्रम में अगर देखें तो नेक्स्ट जो है जिसको हम सेंट्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। तो इसी संरचना होती है, मतलब कि यह भी सेंट्रोसोम भी साइटोप्लाज्म का ही एक भाग है। सेंट्रोसोम भी साइटोप्लाज्म का एक हिस्सा है, जिसके चारों तरफ एक धागे जैसी संरचना पाई जाती है। चारों तरफ एक धागे जैसी संरचना से घिरा होता है। नेक्स्ट जो है, जो लास्ट जिसको हम बोलेंगे जो नेक्स्ट जो है उसको हम बोलेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्या कार्य है, इसकी संरचना कैसे होती है? यह एक खोखला सिलेंडर जैसी संरचना, तो खोखले सिलेंडर जैसी संरचना इसकी होती है, यानी कि इस तरह की संरचना ये होती है, खोखले सिलेंडर की संरचना होती है। अगर बात करेंगे इसके डायमीटर की, कि इसका डायमीटर कितना होता है, मतलब इसका व्यास कितना होता है, तो इसका जो डायमीटर होता है 200 एंगस्ट्रॉन का होता है। 200 एंगस्ट्रॉन मतलब इसका जो डायमीटर है, व्यास जो है 200 एंगस्ट्रॉन का होता है। कोशिका का निश्चित आकार बनाए रखने का इसका जो मुख्य कार्य होता है, अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो इसका मुख्य कार्य यही है कि कोशिका का जो मुख्य आकार है उसको बनाए रखने में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। कोशिका का जो एक नियत आकार है उसको बनाए रखने में ये सहायता प्रदान करता है। तो आपको जो भी कोशिका के जो भी अवयव थे, जो भी कोशिका के अवयव थे, आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीजें बता दी।
और जो भी चीजें हैं सब एक एक करके मैंने सभी का डिफिनीशन भी दिया, सभी के कार्य भी बताए। तो कोशिका का जो टॉपिक था जिसमें कोशिका के अवयव थे वो पूरा मैंने कंप्लीट आपको बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। अगर कोई पार्ट नहीं समझ में आया, कोई पॉइंट्स नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं आपकी कंफ्यूजन क्लियर कर सकूं। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए ताकि आपको जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन है मेरे द्वारा आपको मिलती रहेगी।